हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, क्वांटम नंबर्स हमें पढ़ना है आज। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली थिंग ये है कि क्वांटम नंबर्स का जो अराइज हुए हैं, क्वांटम नंबर्स बने हैं या फिर आए हैं, कहाँ से आए हैं क्वांटम नंबर्स। तो इसका आंसर है बेटा, क्वांटम नंबर्स आए हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। कहाँ से आए हैं? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने तीन क्वांटम नंबर्स दिए हैं। पहले जो तीन क्वांटम नंबर्स, वो तीनों क्वांटम नंबर ये चीजें बता देते हैं कि आप किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल की सब शेल में और कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। लेकिन इससे अलग एक और चौथा लेकिन ये जो जानकारी है ये कंप्लीट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका रोटेशन क्या है, वो किस स्पिन पर रोटेट कर रहा है, ये भी बताना होता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक चौथा क्वांटम नंबर लाया गया है, जिसे तो कुल मिला के मैं आप बता रहा हूँ कि चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट पहले हम बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। ओके, क्वांटम नंबर्स, द डेफिनेशन ऑफ दिस, द नंबर्स, द नंबर्स which explain and distinguish various atomic orbitals and electrons present in an atom present in an atom are known as quantum numbers। समझ में आ रही बात आपको? यानी ऐसे नंबर्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम में एक्सप्लेन करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं कि उनकी पोजीशन कहाँ है और कहाँ वो अलग अलग होते हैं। ये चीज क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, these are arise from the solution of Schrodinger वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से अराइज हुए हैं। इट गिव थ्री नंबर्स। कौन? श्रोडिंगर इक्वेशन। इट गिव थ्री नंबर्स एंड fourth one is introduce। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स की, तो हम कहते हैं कि देयर आर फोर नंबर्स ऑफ, या फोर टाइप्स के लिए फोर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो चार होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन, अगर हम पहले क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, तो पहला क्वांटम नंबर है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंट बाय एन। अगर हम बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय
एन, स्मॉल एन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ध्यान रखना आपको, पहली चीज। सेकंड पॉइंट अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इट एक्सप्लेन द it explain the electron present in which shell। क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन, इस कोई भी इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एन में बी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये क्या है, दीज आर नंबर ऑफ शेल्स। क्या है, नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एटम। ओके, एटम में जो शेल होती हैं उसे रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, और दूसरी चीज ये, प्रिंसिपल शेल्स की जो सेल है उसकी एनर्जी एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन करता है बेटा, इट प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ प्रिंसिपल शेल। क्या क्या, एनर्जी ऑफ शेल, शेल की एनर्जी भी बताता है। विद द फॉर्मूला ऑफ ई एन इक्वल्स टू -1312 अपॉन एन स्क्वायर, वायर इज एन नंबर ऑफ शेल। यस, किलो जूल मोल इनवर्स। तो एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ शेल है, और इस नंबर ऑफ शेल यानी हम किसी भी शेल की एनर्जी बता सकते हैं। एन शेल की ई एन, एनर्जी ऑफ nth शेल, और एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, 1 2 3 4 5 6। किसी भी शेल की एनर्जी हम किससे बता सकते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बता सकते हैं। एंड थर्ड वन, ये रेडियस भी बताता है बेटा। क्या बताता है, ऑल्सो, अगर हम बात करते हैं, इट ऑल्सो tells about the radius of shell, about the radius of shell, shell की रेडियस भी बताता है। यानी radius of n shell always be equal to 0.529 n square angstrom। यस, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल है। क्लियर है आपको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी अगर हम कहें कि किसी भी शेल, किसी भी एटम के लिए, मैं अगर कहूँ किसी भी एटम के लिए n इक्वल्स टू 1, तो n क्या है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल। यानी किसी भी एटम की फर्स्ट शेल के बारे में बात हो रही है, n इक्वल्स टू 1। अगर ऐसे n इक्वल्स टू 2 की बात करेंगे तो सेकंड शेल के बारे में, n इक्वल्स टू 5 के बारे में बात करेंगे तो फिफ्थ शेल के बारे में बात होगी। इज दैट क्लियर। तो सेकंड क्वांटम नंबर जो है बेटा आपका, वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर मैं इसके रिप्रेजेंट की बात करता हूं, इट इज रिप्रेजेंट बाय, इट इज रिप्रेजेंट बाय एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और ये जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, मैं पहले आपको बताता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। एंड द वैल्यू, अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एल ऑलवेज बी,
ऑलवेज बी, ये हमेशा रहेगी कितनी, फॉर एनी एन, फॉर एन, एन के लिए एल की भी जो वैल्यू रहेगी 0 to n-1 तक रहेगी, कितनी रहेगी 0 to n-1, जितनी भी वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर हमने कहा n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगी 0, n-1 भी यही है। और मैंने कहा कि n की वैल्यू 2 है तो n की l की वैल्यू वहां पर दो रहेंगी, 0 and 1। यस, अगर मैंने कहा n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू वहां पर तीन होंगी, 0 1 2। अगर मैंने कहा n की वैल्यू 4 तो l की वैल्यू जो होगी चार रहेंगी, 0 भी रहेगी, 1 भी रहेगी, 2 भी रहेगी एंड 3 भी रहेगी। क्लियर है? ये हमें क्या बताता है, इसके बाद हम बात करते हैं, इट एक्सप्लेन अबाउट दिस सब शेल प्रेजेंट इन शेल। क्या था? इट एक्सप्लेन अबाउट द सब शेल, किसी भी शेल के अंदर प्रेजेंट इन सब शेल। क्लियर है? ये क्या बताता है कि ये किसी भी शेल में, किसी भी शेल में प्रेजेंट इन शेल, एनी शेल कर लेते हैं, किसी भी शेल में प्रेजेंट जो सब शेल्स होती हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, बताता है। मैंने आपको एन की वैल्यू 0 1 2 3 बताई है, तो बेटा आपको याद रखना है, अगर एल इक्वल टू 0 होता है तो ये जो सब शेल बताएगा, अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो सब शेल होगी आपका एस। अगर एल की वैल्यू होगी 1 तो सब शेल के बारे में बात होगी पी वाली। अगर एल की वैल्यू अगर होगी 2 तो सब शेल के बारे में बात होगी डी। और एल की वैल्यू अगर 3 हुई तो सब शेल होगी आपकी एफ। यानी एस पी डी एफ जो सब शेल्स होती हैं वो कहाँ से आई है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से आई है। इज दैट क्लियर? यस, ये तो नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? अगर हमने कहा कि भाई मान लो n की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू वहां पर हमने कहा कि 0 और 1 है, दो होंगी, दो में से कोई एक किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम में प्रेजेंट ऑर्बिटल या सब शेल के लिए एक ही वैल्यू होगी। मान लो n की वैल्यू, हमने कहा n की वैल्यू तो 2 है और l की वैल्यू 1 है, तब क्या होगा, हम कहेंगे सेकंड शेल, सब शेल कौन सी, p, यानी 2p कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे 2p। क्या कहेंगे, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है तो सेकंड शेल एस सब शेल 2s कहेंगे। समझ में आ रही बात आपको? 2s 2p कहाँ से आया, ये यहाँ से आता है। अगर मान लो n की वैल्यू उसने कहा 3 तो l की वैल्यू 1 0 भी हो सकती है, l की वैल्यू 1 भी हो सकती है और l की वैल्यू 2 भी हो सकती है। यस, अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0, 3s हुआ, 3p हुआ या फिर 3d हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड थिंग, इट एक्सप्लेन, किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, अबाउट द शेप, किसके बारे में, अबाउट द शेप ऑफ सब शेल, सब शेल की जो शेप होगी वो एक्सप्लेन करता है कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी कौन सा आपका कौन सी सब शेल एस पी डी एफ, कौन सी सब शेल की शेप क्या होगी ये डिपेंड करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, ये ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। इट टेल्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम भी ये बताता है। और ये तो इट टेल्स अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, जहां पर एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, जहां L क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर है और कैपिटल L जो है स्मॉल n तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और कैपिटल L जो है आपका एंगुलर मोमेंटम है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, थर्ड क्वांटम नंबर की। थर्ड क्वांटम नंबर जो है आपका वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेटा हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इट डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैल्यू देख लेते हैं। फॉर एनी L, the value of m will be minus L2 plus L including 0, including 0। या फिर या तो ये वैल्यू होगी बेटा, या फिर होगी 2L प्लस 1। कितनी? 2L प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, इफ L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 1, तो m की वैल्यू कितनी होंगी, कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यू होंगी? अगर हम काउंटिंग की बात करते हैं 2L प्लस 1 होगी, यानी 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तीन m की तीन वैल्यूज पॉसिबल होंगी। या फिर कह लीजिए -L2 प्लस L होंगी, तो इसका मतलब -1, 0 एंड प्लस 1, तीन वैल्यूज उसकी होंगी L के लिए m की। क्लियर है बेटा आपको? यानी अगर L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0 है, तो प्लस माइनस होता ही नहीं। लेकिन L की वैल्यू अगर 1 तो m की वैल्यू 3 होंगी, +1, 0 एंड -1। क्लियर? और अगर मान लेते हैं L की वैल्यू होगी 2 तो m की वैल्यू 5 होंगी बेटा, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये 5 होगी। ये किसके बारे में बताता है? अगर हम बात करते हैं, इट एक्सप्लेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ orbitals present in any subshell, किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने कहा कि L इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या, सब शेल कौन सी हो? S, और M की वैल्यू कितनी हुई? 0, तो क्वांटिटी कितनी हुई? 1। तो इसका मतलब S में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे? 1, यानी S में केवल एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर मैंने कहा L की वैल्यू 1, तो आपका कौन सा हुआ ऑर्बिटल? ऑर्बिटल हुआ आपका D, सॉरी P। ये M की वैल्यू कौन कौन सी होंगी बेटा? M की वैल्यू होंगी -1, 0 एंड +1, कितनी होंगी? 3। तो P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होंगे वो होते हैं बेटा 3। यस, और L की वैल्यू 2, यानी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? D के बारे में। और M की वैल्यू हमें पता है -2, -1, 0, +1 एंड +2 होती है। यस, तो D में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 5। सुन मेरी बात, 5 वैल्यूज, तो D में ऑर्बिटल्स कितने? 5। ऐसे ही हम बात करें L की वैल्यू अगर 3 होती है, कितनी? L की वैल्यू अगर 3 होती है तो हम बात कर रहे हैं F के बारे में। और L की वैल्यू अगर 3 तो M की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3 होंगी, यानी टोटल 7 होंगी। तो F में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 7। क्लियर है?
तो ये जो चीजें बताते हैं, कौन बताता है? ये बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक और आपको बताता है, बता दूं कि हम बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक चीज बता रहे थे कि भाई जीमान इफेक्ट और जीमान इफेक्ट के बारे में बता रहे थे हम, या फिर हम बता रहे थे स्टार्क इफेक्ट के बारे में। तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी इट आल्सो हेल्प फॉर एक्सप्लेनिंग द जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में बहुत, सॉरी, एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और हर ऑर्बिटल अपनी अपनी स्पिन, अपनी अपनी स्पेक्ट्रम शो करता है। तो यही वजह है कि एक सिंगल एटम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें एक से ज्यादा स्पेक्ट्रम मिलते हैं। समझ में आ रही बात? एक से ज्यादा स्पेक्ट्रा मिलते हैं, एक से ज्यादा वेव मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हर ऑर्बिटल की अपनी एक क्या होती है? वेव होती है। इज दैट क्लियर? बेटा एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने कहा कि एस में एक ही ऑर्बिटल होगा तो वो तो सेम है। हमने कहा कि पी में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो तीन ऑर्बिटल्स होंगे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक्स वाई जेड क्या है? दिस इज द एक्सिस। क्या है? एक्सिस। यानी ये तीन एक्सिस होती हैं, आपको पता है, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर है? डी में ऑर्बिटल जो होते हैं वो पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा? अगर हम बात करते हैं एफ के बारे में, एफ में सात होते हैं। हमने कहा कि एफ के बारे में सात, एफ में सात होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? एफ के ऑर्बिटल्स जो है बेटा, अगर हम बात करते हैं अ, ये इस तरीके से, यानी एक्सिस में एक्सप्लेन नहीं, इसकी जो शेप होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इन्हें हम एक्सिस में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए हम ये चीजें नहीं, तो केवल हम पी और डी के बारे में एक्सिस के बेस पर पढ़ते हैं। इससे क्लियर? एंड द लास्ट क्वांटम नंबर इज क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। और फॉर एनी एम, इट डिपेंड ऑन एम, इट डिपेंड ऑन एम एंड फॉर एनी एम द वैल्यू ऑफ एस विल बी 2 प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। यानी कोई एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने देखा है कि ये जो चीज है, मैं आपको बता दूं, पहले के तीन जो ऑर्बिटल हैं, पहला, चलो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हाफ जो है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। तो बेटा आप बात कर रहे हैं, हम ये शुरू के तीन क्वांटम नंबर हैं, यानी हम बात कर रहे हैं एन की, एल की या फिर एम की। ये आपको नंबर ऑफ शेल बताता है, ये आपको नंबर ऑफ सब शेल बताता है, और ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। यस? तो ये तो एन के ये चीज तो हमें पता चलेगी एन से, एन इक्वल टू 1 2 3। इस शेल के अंदर कौन सी सब शेल है ये चीज बताएगा एल।
एस है कि पी है कि डी है। और इस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक है कि तीन है कि पांच है। लेकिन उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसका रोटेशन क्या है, ये चीज बताता है हमें एस। एस के बारे में बताता है। यानी अगर एस के बारे में बात करें तो उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है कि उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। यानी ये चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथवे में या फिर कह लीजिए न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने से अलग वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। जैसे कि हम बात कर लें अर्थ की, अर्थ जो है सन के भी अराउंड मूव करती है, साथ के साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होती है। तो हम इसके रोटेशन की बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये चीज जो बताता है हमें एस बताता है। और आपको याद रखना है कि इन वन ऑर्बिटल, आपको ये नोट करके लिखना है, इन वन ऑर्बिटल there are only two electrons possible। दो इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होंगे, क्लियर है। उनमें वन इज क्लॉकवाइज रहेगा एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। इसकी जो कह लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है, अगर हम क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज से के लिए हम डाउनवर्ड्स एरो शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसका ये जो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है। अगर मान लो, क्योंकि ऑर्बिटल जो होता है आपका स्टेबल होता है, और हम कहें कि अगर उसमें दो क्लॉकवाइज होंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और आपका एनर्जी जो होगी, ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी, नेट एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो भी मैक्सिमम हो जाएगी, मिनिमम तब मिनिमम हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको। लेकिन वो होती है न्यूट्रल, जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। तो जीरो करने के लिए, ऑर्बिटल की नेट एनर्जी जीरो करने के लिए ये माना जाता है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें बेटा आपको करनी है। इसके बेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में हैं, वे करनी है और उन्हें करके मुझे आपको दिखानी है। ठीक है, थैंक यू।